हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। कैपेसिटर का आज हमको लगता है 11वां लेक्चर होगा, है ना। और इसमें हम लोगों को पढ़ना है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं समझना कि एक कैपेसिटर है, किसी बैटरी से कनेक्टेड है। बाबू बैटरी से कनेक्टेड होगा तो इस पे कुछ चार्ज होंगे नहीं। अगर ये C है और बैटरी का EMF भी है, यहाँ CV और ये माइनस CV नहीं, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर ऐसा कर दे दोस्त कि एक डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर रख दें और छोड़ें, तो ऐसा पाया गया कि डाइलेक्ट्रिक पे अंदर की तरफ एक फोर्स F लगता है। पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये फोर्स F क्यों लगता है, और फिर हम ये जानेंगे कि इस फोर्स F की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और उसके अलावा फिर डाइलेक्ट्रिक पे जो फोर्स लगेगा तो मोशन कैसा होगा, इस सब पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो पहले जरा बताओ कि फोर्स पता करने का इलेक्ट्रोस्टैट में देयर आर दो तरीका। एक तो फोर्स पता करने का, आप अगर इलेक्ट्रोस्टैट में याद हो तो फोर्स पता करने का एक तरीका होता है तो इलेक्ट्रोस्टैट में फोर्स पता करने का दो तरीका होता है। एक तो फोर्स होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा जब आप लोग पोटेंशियल वगैरह पढ़ रहे होंगे तो फोर्स के लिए माइनस du/dx भी यूज किया गया था, याद है ना। माइनस dv/dx भी आ जाता था, सॉरी E आ जाता था, और Q से मल्टीप्लाई कर देते थे तो Q इंटू माइनस dv/dx दैट इज Q इंटू E फोर्स आता था, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस du/dx, याद है। ठीक है, तो पहले हम ये चर्चा, तो इसी दोनों में से किसी एक तरीका का यूज करेंगे फोर्स का वैल्यू पता करने के लिए। लेकिन पहले हमको ये पता करना है कि आखिर फोर्स लगता क्यों है। तो एक बात बताओ, दोनों प्लेट को अगर हम ऐसे देखें, यहाँ कुछ चार्ज है और यहाँ भी कुछ चार्ज है, तो ये CV और ये माइनस CV, ठीक। अगर हम तुमको बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे? ऐसे बोलो, पढ़े होगे ना। लेकिन ये बात तो हम इस एजम्पशन के साथ कह रहे हैं कि प्लेट जो है वो इनफाइनाइट है। सच्चाई में तो यहाँ प्लेट आकर के एंड हो जा रहा है, यस और नो। तो जो रियल लाइफ सिनेरियो होता है उसमें यहाँ एंड पॉइंट पे देयर आर सम फील्ड लाइंस जो कि थोड़ा टेढ़ा होके निकलता है, ओके। एंड पॉइंट पे जाकर के कुछ फील्ड लाइन जो ऐसे डेविएट कर रहे हैं, इसको हम लोग फ्रिंज इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिंज इफेक्ट, माने फील्ड लाइन का डेविएट होना, फ्रिंज हो जाना, ठीक है क्या। तो इस तरीके का सच्चाई होता है कि फील्ड लाइन यहाँ एंड पॉइंट पे जाकर के थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक, ओके। अब सोच कि हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देते हैं तो इसके डाइपोल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग अलाइन हो जाते हैं, है ना। तो यार सोचना कि इस जगह पे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है। ऐसे और ऐसे नहीं, ओह थोड़ा सा उल्टा बना दिए, यहां था ना, यहां आ रहा था ना, ये प्लस चार्ज था और ये माइनस चार्ज था, तो फील्ड लाइन ऐसे करके इससे गुजरेगा, गुजरेगा ना, बोलो। तो इसके अंदर जो डाइपोल होगा वो डाइपोल क्या होगा, ऐसे अलाइन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज, और इसमें भी होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज, नहीं बोलो। तो इस डाइपोल पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है ब्लू कलर वाला, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे देयर विल बी सम फोर्स, और यहां जो एक मिनट, फील्ड लाइन सही बना है, तो इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन, नहीं पॉजिटिव चार्ज पे यहां पे इधर और नेगेटिव चार्ज पे इधर, यस और नो। तो बेसिकली यहां पर आपको दिखेगा कि ये और ये फोर्स लग रहा है, और इसका, इस दोनों फोर्स का कुछ वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ना जी, इस दोनों फोर्स का कुछ वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जो कि क्या कहलाएगा, एफ नेट, जो क्या कहलाएगा, एफ नेट, और जो इसको क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। समझने में कोई दिक्कत, बोलो हाँ, नो दिक्कत। हुआ क्या कि यहां पर जो डाइपोल थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग अलाइन हो गए, इस वाले के अलोंग, यहां एक नेगेटिव चार्ज है और यहां पर जो डाइपोल है यहां पे उसका पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, और दोनों मिलकर के नेट नीचे की तरफ एक नेट फोर्स लगाएगा, तो ये अंदर की तरफ खिंचाएगा। तो हम तुमको अभी ये समझाए कि आखिर इस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ क्यों लगता है। अब क्या सीखेंगे कि इस नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है। जो जो बात सीखे वो सब बात तुम अपने लैंग्वेज में लिखोगे कि ड्यू टू एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स फील्ड लाइंस एट द एंड गेट्स फ्रिंज्ड, ओके, वो थोड़ा सा गेट्स डेविएटेड। अब चूंकि ड्यू टू दिस फ्रिंज इफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक गेट्स पुल्ड इन, है ना यहां पर, और फिर ये सारा फोटो बनाओगे, कारण हम आपको समझा दिए। ये बात लिखने के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा। जल्दी लिख लीजिए पहले। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक ही ये डाइपोल है, मतलब इस तरीके के अनेक होंगे। हम आपको बस ये बताए कि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी डाइपोल रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज अलाइन हो जाता है ना टॉर्क लगने की वजह से, यस और नो। तो फिर हम फोर्स का वैल्यू भी बता दे रहे हैं आपको। ऐसा एक डाइपोल नहीं होगा, जैसे जैसे ये इन करते जाएगा डाइपोल का संख्या और बढ़ते जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ठीक, क्यों लग रहा है वो बात कर लिए। तो क्या तुमको लगता है कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से काम बनेगा? भाई इस डाइपोल पे कितना चार्ज इतने दूरी में आएगा वो पता, इसीलिए नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो भाई इस कोना पे कितना चार्ज इकट्ठा होगा वो बोल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए फोर्स पता करने के लिए बेहतर तरीका कौन सा होगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स में क्या करेंगे, हम पहले इस कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी पता कर लेंगे, ठीक है। और हमको पता है कि जैसे जैसे ये अंदर आएगा वैसे वैसे स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू बदलेगा। वो स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू अगर इसके इनसाइड वाले लेंथ, मान लीजिए एक्स लेंथ अंदर गया है, उस एक्स लेंथ पे निर्भर कर रहा होगा, तो दैट पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड फोर्स विल बी माइनस डी यू बाई डी एक्स। वैसे आप अगर देखिएगा, ये हम आपको सेटअप बनाए हैं, ठीक,
ये प्लेट था जिसका विड्थ W था, टोटल लेंथ कितना था, L था, दोनों के बीच में दूरी क्या था, D था। तो जो ओरिजिनल कैपेसिटर था उसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू W। और ओरिजिनल कैपेसिटर बिना डाइलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, दैट इज LW एप्सिलॉन नॉट बाई D। देख लो जरा सही कि गलत, पक्का। अब एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए कि इस डाइलेक्ट्रिक को हम अंदर जाने देते हैं, ये जो येलो कलर का चीज दिख रहा है दिस इज डाइलेक्ट्रिक। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक x दूरी अंदर गया है, बाकी इसका बाहर में ही है, तो कितना दूरी में एयर फील्ड होगा, L माइनस एक्स, और x दूरी में क्या फील्ड होगा, डाइलेक्ट्रिक। तो बेसिकली ऊपर में एक डाइलेक्ट्रिक होगा इतने एरिया में, जो हम आपको कलर करके दिखाए हुए हैं, इतने एरिया में एक डाइलेक्ट्रिक होगा जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, और बाकी वाले रीजन में वैक्यूम होगा, है ना। तो जब हम इसको और इसको, इस दोनों को देखेंगे, ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को, तो दीज टू विल बी टू कैपेसिटेंस, एक C1 और एक C2। C1 जो होगा विथ डाइलेक्ट्रिक होगा, इतना वाले पोर्शन को हम C1 बोल दिया, एयर वाले को C2 बोल दिया। C1 का वैल्यू क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, विथ डाइलेक्ट्रिक है तो K से मल्टीप्लाई होगा। इतने वाले का एरिया क्या हो जाएगा, विड्थ इंटू x, तो ये जो लिखा हुआ है W इंटू एक्स, सो दैट इज योर एरिया। ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, W इंटू एक्स, W इंटू एक्स। तो ये एरिया हो गया इस वाले रीजन का, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना K, तो ऊपर वाला हो गया C1, और नीचे में पूरा खाली कितना लेंथ है, L माइनस एक्स, और एरिया कितना हो जाएगा इसका, L माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू, और गैप कितना है D, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट बाई D। इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है इसीलिए कैसे मल्टीप्लाई। और क्या ये ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बोथ आर इन पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल में होगा, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे, C1 प्लस, C1 की जगह पे यही जाएगा ना, LW एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो C1 की जगह पे लिख दिए, सॉरी C1 की जगह पे ये जाएगा WX एप्सिलॉन बाई D इंटू K, तो C1 की जगह पे ये वाला वैल्यू रख दी, और C2 की जगह पे ये वाला, देख लो दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने पे हमको क्या मिला, C इक्विवेलेंट। तुम देखोगे तो x वाले टर्म को एक साथ ले लिए हुए हैं हम, और बाकी को अलग। ये वाला कैलकुलेशन देख लो, LW एप्सिलॉन नॉट बाई D यहाँ पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे है WX एप्सिलॉन नॉट K बाई D माइनस WX एप्सिलॉन नॉट बाई D, है ना। तो WX एप्सिलॉन नॉट बाई D को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ K और यहाँ पे -1, ये दोनों मिला करके क्या हो गया, C इक्विवेलेंट। तो U का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू ओके। अच्छा, C इक्विवेलेंट का वैल्यू ये हो गया, एनर्जी का वैल्यू हो गया हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। अब ये C जो एनर्जी है उसमें हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर में C इक्विवेलेंट आया, तो क्या ये x का फंक्शन है, ये पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा का पूरा कैपेसिटेंस x का फंक्शन है, तो एनर्जी भी किसका फंक्शन होगा। तो अगर हम फोर्स निकालेंगे तो माइनस ड्यू बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो हम पता कर ही चुके हैं कि नीचे की तरफ होगा फोर्स, है ना, एफ नेट। तो इस हाफ सी वी स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ वी स्क्वायर तो बाहर रहेगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन में ये वाले का डिफरेंशिएशन, इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट बाई डी के माइनस 1, dx बाई dx इज 1, तो पहले वाले का 0 और दूसरे वाले का डब्ल्यू एप्सिलॉन बाई डी के माइनस 1, तो ये हो गया फोर्स का वैल्यू, ठीक बोलो। और जब ये फोर्स का वैल्यू हमारे पास आ गया तो हम इसको थोड़ा सा सुंदर कर लिया, हम L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो गया, LW इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना, ये K माइनस 1, L नीचे है, तो LW एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो है इसको हम लोग क्या लिख दिए हैं, बिना डाइलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटेंस था C नॉट, है ना, बिना डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस यही हो जाएगा ना, एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो ये हो जाएगा हाफ C नॉट V स्क्वायर K माइनस 1 अपॉन L, इज दैट ओके, बोलो। कोई दिक्कत, तो ये फोर्स का वैल्यू हो गया, ये फोर्स का वैल्यू हो गया। क्या ये फोर्स x पे निर्भर कर रहा है क्या, तो ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट, ये फोर्स कैसा है, लेकिन कब तक ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि डाइलेक्ट्रिक पूरा इन,
अभी तो डाइलेक्ट्रिक अंदर जाएगा तो फोर्स नीचे की तरफ होते जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये पूरा पार्ट यहां फिट बैठ जाएगा और तब फिर डाइलेक्ट्रिक बाहर की तरफ जाएगा। नहीं, ये फोर्स इसको खींच करके अंदर तक लाएगा, तब तक इसके पास कुछ स्पीड आ चुका होगा नहीं, और तब फिर डाइलेक्ट्रिक दूसरे साइड में जाएगा तो फिर बाहर जाएगा। जैसे ही बाहर जाएगा तो फोर्स अपना डायरेक्शन बदल लेगा। जैसे यहां पर हम लोग लिखे हैं फोर्स इधर, वैसे ही जब ये डाइलेक्ट्रिक इस जगह पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे, तो यही फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा ना, एफ नेट है ना, सेम मैग्नीट्यूड का। इज दैट ओके? नहीं होगा? जिस तरीके का सिमेट्री हम यहां पे कह रहे हैं वैसा ही इधर होगा। इज दैट ओके? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये फोर्स इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ खींच के ले जाएगा, एक्सेलेरेट कराएगा कहां तक, जब तक कि ये डाइलेक्ट्रिक यहां नहीं पहुंच जाए। उसके बाद जब ये निकलने लगेगा, ठीक, तब ये फोर्स अपना डायरेक्शन बदलेगा। और डाइलेक्ट्रिक का भी लेंथ एग्जैक्टली कैपेसिटर के प्लेट के लेंथ के बराबर है, ठीक। तो ये फोर्स अपना डायरेक्शन बदल लेगा, डायरेक्शन बदल लेगा तो फिर इसका स्पीड क्या हो जाएगा, घटने लगेगा नहीं। तो ये इसका मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। यस और नो? उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड वगैरह भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि करेंगे भी हम लोग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का सारा बात समझ में आ गया? क्या हम केस को बताओ, हम इस डाइलेक्ट्रिक को एक्स डिस्टेंस अंदर खींच लिए, एक्स डिस्टेंस अंदर खींच लिए तो कुछ पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक फंसा होगा और कुछ पोर्शन वैक्यूम में होगा। जिसमें डाइलेक्ट्रिक फंसा होगा उसका कैपेसिटेंस को C1 बोल लेंगे, और जो वैक्यूम वाला उसकी कैपेसिटेंस को C2 बोल लेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। इज दैट ओके? बोलो। और वो C इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। और फिर U का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। du बाई dx में करेंगे इसी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। भाई v स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेंगे। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि बैटरी से जुड़ा हुआ है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट का डिफरेंशिएशन। इस वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला वाला टर्म, दूसरे वाले में w एप्सिलॉन नॉट d k-1 बच जाएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर देखोगे अगर तो w एप्सिलॉन बाई d k-1 है और हाफ v स्क्वायर है, दैट इज योर फोर्स। इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हम L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। L से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही यहाँ पे LW एप्सिलॉन नॉट बाई d हुआ, जो कि शुरुआत का एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई d है, जिसको हम C नॉट लिख दिए और नीचे में L रहने दिए। तो हाफ C नॉट V स्क्वायर बाई L इंटू k-1 आपके फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया है। देखिए सवाल इस पे बहुत ज्यादा नहीं आता है, एस सी वर्मा सर के बुक में ये एक्सप्रेशन है और इस पे बेस्ट 2-3 सवाल, एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है और बाकी में भी है। आपको भी आपका जो स्टडी मटेरियल होगा उसमें कहीं ना कहीं मिलेगा, इवन आप बाकी के बुक्स इंगेज वगैरह बुक देखिएगा तो उसमें भी मिलेगा। वेरिएशन इसमें कुछ कुछ कराया जा सकता है, जो कि हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। लिखिएगा इसको। क्या ये वाला पेज आप लिख चुके हैं? ठीक, ये लिख लीजिए। एक दो बात इसके बारे में लिख लीजिए ना। पहला तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके लेंथ को भी L मानिए, इसके लेंथ को भी L मानिए नहीं। और फिर ये लिखो कि डाइलेक्ट्रिक, मोशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल बी ऑसिलेटरी, ये भी लिखो, मोशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल बी ऑसिलेटरी। लिखो जल्दी जल्दी, मोशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल बी ऑसिलेटरी, मोशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल बी ऑसिलेटरी। मोशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल बी ऑसिलेटरी, बट विल दैट ऑसिलेशन बी SHM? क्या वो ऑसिलेशन SHM होगा? फोर्स के एक्सप्रेशन में -x के प्रोपोर्शनैलिटी कुछ दिख रहा है? फोर्स इज अ कांस्टेंट, फोर्स इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। हाँ, बाद में अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, सही बात है, इसीलिए ऑसिलेटरी हो भी रहा है, लेकिन दैट ऑसिलेटरी मोशन विल नॉट बी। तो मोशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल बी ऑसिलेटरी बट नॉट SHM, but not SHM. Motion of dielectric will be oscillatory but not SHM. ठीक। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि वो जो ऑसिलेटरी मोशन होगा, वो जो ऑसिलेटरी मोशन होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, बता दोगे? एग्जैक्टली L लेंथ का है, एग्जैक्टली L लेंथ का है।
सुनिए मेरी बात, आपका ये कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक है लेकिन मास देना पड़ेगा उसमें, तो ये डाइलेक्ट्रिक है, इस पे कुछ फोर्स F लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m, अगर m इज मास ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यस और नो। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा, कितना दूरी चलना है, L, तो L बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AT²। तो ये क्या हो जाएगा, L बराबर हाफ, एक की जगह पे कितना हो जाएगा, F/m इंटू T², यस और नो। तो T का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2ml/f का अंडर रूट। लेकिन ये टाइम कहाँ तक का है, यहां से यहां तक आने का है, यहां से यहां तक, यहां पर आने के बाद फिर क्या होगा, इसके बाद जैसे ही ये अपना पोजीशन बदलेगा, ऐसे बाहर की तरफ जाने लगेगा, तो फोर्स जो होगा वो ऊपर लगने लग जाएगा, है ना। नाउ इट विल स्टार्ट डी एक्सेलरेटिंग, नाउ इट विल स्टार्ट, तो डी एक्सेलरेटिंग, जब ये डी एक्सेलरेट करने लग जाएगा, तो फिर से इसको रेस्ट पे आने पे उतना ही टाइम लगेगा, है ना। फिर से S बराबर UT प्लस हाफ AT² लिखेंगे, या V² इक्वल टू U²/2a से आपको पता चलता है कि V 0 है, तो सॉरी यहां पर जो भी कुछ V होगा वो चीज इस मोशन के लिए वही U हो जाएगा, नहीं। और फिर उसके बाद उसको रेस्ट पे जाना है L ही दूरी के लिए, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अपोजिट में है, तो अब वो डी एक्सेलरेट करेगा। फिर से S बराबर हाफ AT² लिख सकते हैं ना हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और फाइनल वेलोसिटी इज 0, वी कैन ऑलवेज राइट S बराबर हाफ AT² वेयर A इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। तो फिर से सिमेट्रिकल मोशन हो रहा है, फिर से दूसरे साइड में उतना ही टाइम तक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा तो सिचुएशन कैसा हो जाएगा, ऐसा। और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कंप्लीटली फिल होने तक में फिर उतना ही समय लेगा, और फिर उसके बाद यहां वाला सिचुएशन में जाएगा, नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑसिलेटरी मोशन जो होगा उसमें जैसे ये यहां से यहां तक का टाइम जो है वो, इसको हम लोग T0 बोल लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद यहां से यहां तक, दैट इज ऑल्सो T0, फिर यहां से यहां तक, दैट इज ऑल्सो T0, और फिर यहां से यहां तक, दैट इज ऑल्सो T0। नहीं समझे, डाइलेक्ट्रिक यहां से गया, फिर यहां तक आया, फिर उसके बाद बाहर गया, फिर यहीं तक आया, और फिर यहां आया। तो ये चार पार्ट में हम इसको तोड़ दिए, हर पार्ट में टाइम कितना लगेगा, T0। तो ओवरऑल टाइम पीरियड जो हो जाएगा, वो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ, तो दैट इज 4 टाइम्स ऑफ √2ml/f, यस और नो, बोलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुमसे पूछे कि किसी भी समय पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, वर्क डन बाय F, यही फोर्स ना इसके स्पीड को बढ़ा रहा होगा, तो जितना अंदर घुसा होगा फोर्स इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज हाफ m, V इनिशियल तो 0, यहां से उस इंस्टेंट का स्पीड हम पता कर सकते हैं, है ना, बोलो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, F इंटू L। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब आएगा, जब ये पूरा इन कर जाएगा, इसके बाद तो फिर स्पीड घटने लग जाएगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दिस F इंटू L, है ना। फिर इस मैक्सिमम स्पीड भी बता सकते हैं वहां से, क्लैरिटी है, पक्का, लिख लो। अच्छा यहां पर अगर तुम देखोगे तो यहां पर तुमको एनर्जी कंजर्वेशन में लिखना पड़ेगा, इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस हीट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वो भी एक एस्पेक्ट है, उस तरीके से भी तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आप ये लिख लीजिए, आप तो लिख ही चुके हैं कि ऑसिलेटरी मोशन होगा, बट वो SHM नहीं होगा, उस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड जो होगा वो ये होगा, क्लियर। यहां से यहां तक का टाइम T0 है, फिर यहां से इस सिचुएशन तक का टाइम T0, फिर यहां से इस सिचुएशन तक का टाइम T0, और फिर यहां से
वापस से सिचुएशन तक का टाइम टी नॉट, तो 4 टी नॉट हो जाएगा। दैट ओके, लिख लो जल्दी बाबू। अगर तुमको इसी में, वैसे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, एक बुक है कोटा क्वेश्चन बैंक करके, ठीक है, तो उसमें मैं एक सवाल दिया था, उनको दिखा कि यही फोर्स का कैलकुलेशन करा लिया था जब इस कैपेसिटर पे चार्ज है लेकिन कैपेसिटर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, माने चार्ज कुछ Q नॉट है और यहाँ माइनस Q नॉट है, और दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज L, दिस इज D, और प्लेट का विड्थ इज कुछ W, ठीक है। और बोला कि इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो फिर इसमें अगर हम लोग फोर्स डाइलेक्ट्रिक गया, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और डाइलेक्ट्रिक का लेंथ भी L है अभी, तो इस पे फोर्स का वैल्यू पता करना था। तो अब कैसे करोगे इसमें फोर्स का वैल्यू? वही मान लोगे कि यार x दूरी अंदर, मेरा बात समझे, पिछले सवाल से अलग कैसे है? पिछले सवाल में बैटरी कनेक्टेड था, अब बैटरी कनेक्टेड और चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है क्या? तो अब फोर्स का वैल्यू क्या होगा? अब कैसे पता करेंगे फोर्स का वैल्यू? पहले तो हम यहां पे सी इक्विवेलेंट पता कर लेंगे। सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना था देखो जरा, हाँ ये क्या था, ये ना L W एप्सिलॉन नॉट बाई डी, W एप्सिलॉन नॉट x बाई डी के माइनस 1, यही था ना। तो अब अगर हम सी इक्विवेलेंट का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? W L एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस L माइनस एक्स W एप्सिलॉन नॉट बाई के, कहीं है ये नहीं है? तो बोलोगे ना जी, यही ना था? तुम गधा हो यार, एक चीज ढंग से नहीं लिखवा पा रहे हो। कॉमन ले ली, अरे ये एक्सप्रेशन पूछ रहे थे यार तो, बट हाँ L W एप्सिलॉन नॉट बाई डी, W एप्सिलॉन नॉट x बाई डी के माइनस 1, ये ना लिखवा तो क्या था? L W, हाँ अच्छा, प्लस W एप्सिलॉन नॉट x के माइनस 1, ये सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और उसके बाद अब एनर्जी का वैल्यू लिखेंगे Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, अब फोर्स का वैल्यू लिखेंगे माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड। तो आप अब Q नॉट स्क्वायर बाई 2 को बाहर कर लेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ सी इक्विवेलेंट की पावर माइनस 1 बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सी इक्विवेलेंट की पावर माइनस 1 बाई डी एक्स, यही ना। अब ये काम करने के लिए अपना चेन रूल यूज कर लेंगे, Q नॉट स्क्वायर बाई 2 तो रहेगा ही, इसका हो जाएगा माइनस 1 बाई सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू डी सी इक्विवेलेंट बाई डी एक्स, डी सी इक्विवेलेंट बाई, इज दैट ओके? अब फिर यहाँ से डी सी इक्विवेलेंट बाई डी एक्स ला करके रख देंगे तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, इज दैट ओके? लेकिन उस फोर्स के एक्सप्रेशन में देखोगे तो x नीचे में बचा हुआ रहेगा, तो वहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं आएगा बल्कि वेरिएबल आएगा, इज दैट ओके? बोलो, सुनिएगा मेरी बात बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमारे पास एक कैपेसिटर है C नॉट, जिसका वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, A एप्सिलॉन नॉट बाई
डी, ठीक है। यहाँ पे बैटरी है V0 का, और फिर हमने क्या किया, इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया या फिल कर दिया, ठीक। आराम से यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक पूरा फिल कर दिया, ओके। बोलो, ये V0, ठीक। तो एक बात बताओ कि ऐसा यहाँ से यहाँ तक होने में, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक होने में बैटरी ने कुछ काम किया होगा? कितना काम किया होगा? बैटरी कितना काम किया होगा? कैसे पता करेंगे बच्चा? पहले तो यहां का चार्ज पता कर लेंगे, नहीं, इनिशियल कितना हो जाएगा वो C0 V0, यस और नो। और यहां पर कितना हो जाएगा, KC0 V0 माइनस KC0 V0, है ना? बोलो। तो चार्ज यहाँ C0 V0 था, यहाँ KC0 V0 हुआ, तो कुछ चार्ज तो इस पर फ्लो होके आया ना, कुछ चार्ज फ्लो होकर के आया कि नहीं आया? कितना चार्ज फ्लो होकर के आया? ये KC0 V0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैपेसिटेंस तो K टाइम्स हो गया, तो कितना चार्ज फ्लो होके आया? KC0 V0 माइनस C0 V0, that is K minus 1 into C0 V0, that is your final charge, that is your final charge, है ना? No, sorry, flown charge, that is your flown charge. तो what is work done by battery? Work done by battery कितना हो जाएगा? Q flown into V0, पॉजिटिव में, अरे है ना? तो कितना हो जाएगा वो? K minus 1 C0 V0 into V0, तो that is K minus 1 C0 V0 का स्क्वायर, ओके। बोलो। अच्छा, अगर हम एक बात बोलें, इस सिस्टम में इनिशियली कितना एनर्जी स्टोर था? इनिशियली कितना एनर्जी स्टोर था? हाफ C0, यस और नो। फाइनली कितना एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ KC0 इंटू V0 का स्क्वायर, हाफ KC0 इंटू V0 का स्क्वायर, ओके। तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया, सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया, यस और नो? अच्छा, एक बात बताओ कि अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन का एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो थोड़ा देखो कि जो एनर्जी बढ़ा वो कितने से बढ़ा, कितना से एनर्जी, इंक्रीमेंट इन एनर्जी, इंक्रीमेंट इन एनर्जी, कितना एनर्जी में इंक्रीमेंट हो गया? दिस माइनस दिस, तो K माइनस 1 C0 V0 स्क्वायर बाई, बैटरी ने इतना वर्क किया, बैटरी ने, लेकिन एनर्जी इतना ही, क्यों ऐसा हुआ? दो बात यहां पे होगा, दो बात होगा, दो बात हो, आप इस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए हैं, डाइलेक्ट्रिक धीरे धीरे तो जाना चाहेगा ही नहीं, कायदे से क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक के पास यहां आकर के कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है? 0। आराम से इंसर्ट किए, आराम से इंसर्ट करने में आप क्या किए होंगे? फोर्स डाइलेक्ट्रिक खिंचा रहा होगा अंदर की तरफ, आप ये जो है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, और आप ऊपर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप ऊपर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव की निगेटिव? डाइलेक्ट्रिक नीचे आ रहा है, ऊपर फोर्स लगाए हुए, अरे है ना? तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैसा? नेगेटिव, है ना? तो सिस्टम में जितना एनर्जी, यहां पे बैटरी ने पॉजिटिव वर्क किया, लेकिन बैटरी जो पॉजिटिव वर्क किया उतना एनर्जी नहीं बढ़ा, उसके दो वजहों, उसका दो वजह कह सकते हो। पहला वजह क्या कि बैटरी तो पॉजिटिव वर्क किया लेकिन एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव वर्क किया, तो नेट वर्क डन जो होगा वो इससे थोड़ा कम होगा, इसीलिए एनर्जी उतना बढ़ा नहीं। दूसरी बात यह है
कि जो एनर्जी ये जब चार्ज इसमें मूव किया होगा तो कुछ ना कुछ हीट लॉस भी हुआ होगा। इज दैट ओके? इसीलिए बैटरी के द्वारा जो वर्क डन था वो पूरा का पूरा वर्क डन एनर्जी में स्टोर नहीं हुआ। जो भी वर्क डन हुआ वो सारा एनर्जी में स्टोर नहीं हुआ, उससे कम हुआ, क्योंकि बैटरी ने कुछ पॉजिटिव वर्क किया प्लस एक्सटर्नल एजेंट कुछ। अगर इसी में हम ऐसा कह देते कि भाई एक बात बताओ कि अगर हम इसमें हीट लॉस को नेग्लिजिबल माने तो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क किया, तो आप बोलेंगे कि भाई इतना बैटरी ने वर्क किया लेकिन इंक्रीमेंट इतना ही हुआ। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कौन वर्क किया होगा? एक्सटर्नल एजेंट, एज्यूमिंग कि हीट लॉस नेग्लिजिबल है। हीट लॉस जल्दी लिख लीजिए इसको। इसमें अगर हम ऐसा बोल दें कि एज्यूम हीट लॉस इन द सर्किट इज नेग्लिजिबल, then what is the work done by external agent? Assume heat loss in the circuit is negligible. What is the work? का हेल्प लेंगे, इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बैटरी इक्वल टू प्लस एक्सटर्नल एजेंट का वर्क इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस हीट प्लस सिस्टम में कुछ एनर्जी था, फिर बैटरी कुछ काम किया, फिर एक्सटर्नल एजेंट कुछ काम किया, सब इकट्ठा हुआ, वो किसके बराबर हो गया? फाइनल एनर्जी प्लस कुछ हीट में चला गया और कुछ डाइलेक्ट्रिक का काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो इसमें कौन कौन सा पार्ट बोल रहे हैं हम जीरो करने के लिए? हीट का पार्ट कह रहे हैं जीरो। मान लो कि रेसिस्टर का मतलब सर्किट का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है क्या? तो हीट नेग्लिजिबल, काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल वो जीरो है, तो ये दोनों खत्म हो गया। तो व्हाट इज एक्सप्रेशन? वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यही तो है, यही है ना इंक्रीमेंट इन एनर्जी, यही है यू फाइनल माइनस। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल मालूम है, और वर्क डन बाय बैटरी भी हमको मालूम। बैटरी का वर्क डन कितना है? के माइनस वन सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ए याद देख लो, बैटरी का वर्क डन कितना है? के माइनस वन सी नॉट। और ये आरएचएस कितना है? के माइनस वन सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई। ये वाला चीज कितना है? के माइनस वन सी नॉट वी नॉट स्क्वायर प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ के माइनस वन सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। यस और नो? ये पूरा जो है इंक्रीमेंट इन एनर्जी जो वो क्या है? इंक्रीमेंट इन एनर्जी क्या हो गया? यू फाइनल माइनस। तो यहां से वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस, नेगेटिव में आ जाएगा। कितना हो जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट? माइनस ऑफ वन बाई टू के माइनस वन सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। इज दैट ओके? बोलो, लिख लो इसको, जल्दी लिखो। ये बात हम कह रहे हैं, ऐसा कब होगा ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन? जब सर्किट का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ठीक है, चलो एक सवाल और कर दो, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक को हम स्टॉप करते हैं। वी नॉट है ना, और इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी नॉट, और इसका भी सी नॉट। ठीक, अब क्या हम तुमसे कह रहे हैं? वन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक is filled with one of the capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant K, okay. Find
वर्क डन बाय external agent in the process, external agent and work done by battery, and work done by battery in the process, in the process। इस प्रक्रिया में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ एंड वर्क डन बाय बैटरी बताओ, ठीक है क्या। और एज्यूम नो हीट लॉस, एज्यूम नो हीट लॉस इन सर्किट, करके बताओ जरा। सुनो ना, के का वैल्यू भी लिख ही लो। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2, यहाँ पे मान लेना के बराबर 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया। कैसे करोगे बता दो। हाँ सुनो, क्या करोगे इस सवाल में, थोड़ा हमको आइडिया दो, बताओ क्या क्या बोल रहे थे। बोलो क्या कह रहे थे, क्या करेंगे बोलो ना। पहले क्या करेंगे, इनिशियल सिचुएशन बनाएंगे। नहीं, इनिशियल सिचुएशन ये सी नोट और सी नोट है ना, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, बोलो। और ये वी नॉट, तो चार्ज होगा दोनों पे, होगा ना। यहां कितना, सी नॉट बाई 2 वी नॉट, और यहां पे माइनस सी नॉट बाई 2 वी नॉट। ओके बोलो, सही कि गलत, पक्का। अब इसको हम अभी यहां लिख लेते हैं ऐसे, दोनों पे बराबर बराबर चार्ज ना। इनिशियल सिचुएशन ऐसा है कि इस पे भी चार्ज है सी नॉट बाई 2 वी नॉट, और यहां पर भी होगा सी नॉट बाई 2 वी नॉट, है ना। ओके, और ये वी नॉट। बाद में क्या कर दिए, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिए, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिए, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के सी नॉट। के का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 सी नॉट और ये सी नॉट। इसमें 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एगो भर दिया ना, तो कितना हो गया 2 सी नॉट, है ना, बोलो। तो अब इन दोनों का सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 सी नॉट इंटू सी नॉट बाई 2 सी नॉट प्लस सी नॉट, तो दैट इज 2 सी नॉट बाई 3। यस और नो, बोलो। तो अब जो चार्ज होगा, ध्यान से समझना, अब जो चार्ज होगा इस पे ऑब्वियसली दोनों पे होगा, ये कितना हो जाएगा 2 सी नॉट बाई 3 इंटू वी नॉट, 2 सी नॉट बाई 3 इंटू वी नॉट। यस और नो, पहले कितना था हाफ सी नॉट वी नॉट 0.5, अब कितना हो गया 0.66। यस और नो, बोलो। थोड़ा सा तो कैपेसिटेंस, थोड़ा सा तो चार्ज बढ़ गया, तो कुछ चार्ज यहां से फ्लो होके आया होगा ना। कितना चार्ज फ्लो होके आया होगा, क्यू फ्लोन बराबर फाइनल चार्ज माइनस, तो यह दैट इज 2/3 माइनस 1/2 सी नॉट वी नॉट। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6 सी नॉट या सी नॉट वी नॉट बाई 6, दैट इज योर क्यू फ्लोन, दैट इज क्यू। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, जितना चार्ज फ्लो हुआ दैट इनटू वी नॉट, पॉजिटिव वर्क डन होगा। अरे है ना, हाउ मच इज वर्क डन, सी नॉट वी नॉट बाई 6 इंटू वी नॉट, तो उसका स्क्वायर हो गया। अरे है ना, बोलो। अभी तक के बातों में कोई दिक्कत, ठीक है। अब जरा हमको बताओ कि इनिशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का, सिंपली लिख देते हैं हाफ सी नॉट बाई 2 इंटू, यस और नो। फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा सिस्टम का, हाफ 2 सी नॉट बाई 3 इंटू वी नॉट का स्क्वायर। सही कि गलत,
अच्छा, अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? कुछ इनिशियल एनर्जी था प्लस बैटरी कुछ प्लस इज इक्वल, ये तीनों वक्त इनिशियल एनर्जी था, बैटरी ने कुछ काम किया, एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ काम किया, वो क्या? फाइनल एनर्जी प्लस डाइलेक्ट्रिक का कंप्लीट एक्सप्रेशन तो यही हुआ। डाइलेक्ट्रिक का काइनेटिक एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक का काइनेटिक एनर्जी बोला गया है, मैंने फिल करके रुका हुआ है, आराम से जाने दिए, पूरा फिल करके रोक दिए, तो कुछ बोला नहीं। काइनेटिक एनर्जी 0। हीट के बारे में सवाल वाला ही कह रहा है 0 मानो। इनिशियल एनर्जी कितना हो गया यहाँ पे? मतलब 1/4 कर दें, आइए 1/3, तो ये हो जाएगा 1/4 C0 V0 स्क्वायर। अब वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा? C0 V0 स्क्वायर बाय वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता करना है। अब फाइनल कितना हो जाएगा? C0 V0 स्क्वायर बाय 3, C0 V0 स्क्वायर बाय, इज दैट ओके? सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा जी? बोलो, ये उधर चला जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/4 इंटू C0 V0 का स्क्वायर, ठीक है? कितना आएगा जी? ये नीचे में 12 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज -1, तो ये हो जाएगा -1/2 C0 V0 का, वही 1/12 भी है, -1/12 C0 V0 का स्क्वायर। निगेटिव आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? काहे कि डाइलेक्ट्रिक अंदर भागना चाह रहा है, उसको आराम से ले जा रहे हैं, तो हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे जा रहा है और हमारा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। बोलो, हाँ आ गया, जोर से लिख ले इसका। हाँ जी, अब हम लोगों को पढ़ना है आरसी सर्किट। मतलब इसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एक बार पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, नहीं बोलो। तो हम आपको याद करो, आप बताए होंगे कि ये एक कैपेसिटर है, ये स्विच ओपन है, V वोल्ट का बैटरी है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और ये स्विच S है ना? तो इसमें कुछ भी एनर्जी स्टोर नहीं है, इसमें कुछ भी एनर्जी स्टोर। स्विच को क्लोज किया, स्विच को क्लोज किया, तो क्लोज करने के बाद इस पे चार्ज स्टोर हो गया और एनर्जी भी स्टोर हो गया। चार्ज कितना स्टोर हो गया? C0 V0, और यहाँ पे -C0 V0। तो इसमें इनिशियल एनर्जी कितना स्टोर था? हाफ C0 V0 का स्क्वायर। अब फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा? बुर्बक, इनिशियल 0, अब फाइनल हाफ C0, चार्ज नहीं था इस पे, तो इनिशियल 0 नहीं। अच्छा, इस पे कितना बैटरी से चार्ज फ्लो हुआ होगा? 0 से C0 V0 हो गया, तो C0 V0 फ्लो हो गया है ना? तो वर्क डन बैटरी कितना होगा? C0 V0 का। तो बैटरी ने काम किया C0 V0 का स्क्वायर, लेकिन एनर्जी स्टोर हुआ हाफ C0 V0 का। बाकी कहाँ गया? कहाँ गया? अब यार सवाल ये है कि हीट में गया तो रेसिस्टर को दिख ही नहीं रहा, बिना रेसिस्टेंस के हीट कैसे आ गया? तो रेसिस्टेंस इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम जब यहाँ पे बात किए थे तो उस समय पे सर्किट ओपन था, रेसिस्टर रहने से भी कोई फर्क, और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है। अब फर्दर चार्ज फ्लो, तो रेसिस्टेंस रहे भी तो कोई मतलब बीच का जो ट्रांजिएंट स्टेट था, बीच वाला जो स्टेट था, उसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करते, उड़ा दिए थे। ठीक, सीधे यहाँ से यहाँ असल में चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जैसे स्विच क्लोज किए होंगे t=0 पे, तो इस अवस्था तक आने में कुछ समय लगा होगा। वो समय बहुत ही छोटा होगा लेकिन होगा जरूर।
तो उस अंतराल में चार्ज फ्लो हो रहा होगा और तब इस रेसिस्टर पे कुछ हीट भी डेवलप होगा, उस रेसिस्टेंस पे कुछ रेसिस्टर पे कुछ हीट भी डेवलप होगा। ओके, क्लियर? तो अब वो हीट कितना डेवलप होगा, इसमें सर्किट पे जो चार्जिंग होगा वो यहाँ से यहाँ के बीच में अलग अलग समय पे सर्किट पे चार्ज कितना कितना होगा, हम लोग वो पता करने में इंटरेस्टेड हैं। क्या पता करने में इंटरेस्टेड हैं कि स्विच t = 0 पे क्लोज किए, कुछ देर के बाद इस पे चार्ज आ गया। ये जो कुछ देर के बाद था ना, बीच का अंतराल था, उसमें चार्ज का फ्लो कैसा रहा, टाइम के साथ कैसे चार्ज फ्लो बदला, मतलब करंट सर्किट में अलग अलग टाइम पे क्या रहा, ठीक है क्या, और इस कैपेसिटर पे अलग अलग टाइम पे चार्ज कितना स्टोर हुआ, ये सब चीज़ हमको पता करना है, ठीक है क्या। बेसिकली चार्जिंग प्रोसेस को डिटेल में जानना है। अभी तक हम क्या करते थे, शुरुआत का और सीधे अंत का, बीच का स्टेप को गायब कर देते थे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सर्किट में कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस जरूर होगा ना, तब हम नहीं दिखाते क्योंकि जरूरत नहीं था, अब दिखाना पड़ेगा क्योंकि जरूरत है। तो वोल्टेज बैटरी का ईएमएफ भी है, आइडियल बैटरी है। सर्किट का रेसिस्टेंस कुछ R है और सर्किट का कैपेसिटेंस C है। ये स्विच S है, हम कह रहे हैं S इज क्लोज्ड एट t = 0। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट इन सर्किट एट एनी टाइम t। किसी टाइम t पे सर्किट में कितना करंट होगा और कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, ये पता करना है, ये पता है। तो क्या करें हम लोग, किसी टाइम t पे सर्किट ड्रॉ कर लें। किसी टाइम t पे सर्किट ड्रॉ कर लिए तो इस पे कुछ चार्ज तो आ गया होगा ना, इस पे कुछ चार्ज आ गया होगा। ये रेसिस्टेंस R है और बैटरी का ईएमएफ V है। अब अगर हम देखें तो ये चार्ज इस पे जा रहा होगा, तो चार्ज इस पे जा रहा होगा तो सर्किट में कुछ रेसिस्टेंस करंट भी होगा, चार्ज इकट्ठा हो रहा होगा। अभी तक पूरा चार्जिंग हुआ नहीं है, पूरा चार्जिंग हो जाएगा तो ये Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, C × V0। इधर ओके। अब उस चार्जिंग नहीं कंप्लीट हुआ तो इसमें चार्ज फ्लो हो रहा होगा, चार्ज का फ्लो हो रहा होगा तो करंट भी होगा। अब हम लोग एक तो इस करंट का वैल्यू पता करना चाहते हैं और इस Q का वैल्यू पता करना चाहते हैं किसी टाइम t पे। t = 0 पे स्विच क्लोज किए थे, t टाइम बीत गया है, ठीक है क्या। तो अब हमको ये पता करने के लिए हमको क्या करना चाहिए बताओ जरा। सर्किट में एक बार घूम जाना चाहिए और KVL लगा देना चाहिए। तो पहली बात बताओ कि I का वैल्यू क्या लिखना चाहिए हमको, जिस रेट से इस पे चार्ज इकट्ठा हो रहा होगा दैट इज योर करंट, है ना। तो I = dQ/dt। पक्का। इस लूप में हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक में +V और यहां से यहां तक -IR और यहां से यहां तक करंट के अलॉन्ग गए तो -IR और कैपेसिटर के पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए तो -Q/, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये था एक्सप्रेशन नंबर 1 और ये है एक्सप्रेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा V - Q/C इज इक्वल टू I × R। I की जगह पे वैल्यू कितना रख दें, dQ/dt × R। तो ये वैल्यू कितना हो गया, CV - Q/C इज इक्वल टू dQ/dt × R इज इक्वल टू dQ/dt × R। अब
दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ डिफरेंशियल, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना। तुम सब तो माहिर आदमी हो इसमें, आओ थोड़ा सॉल्व करवाओ हमको। है तेरी भलक, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है। चलो आइए शुरू करते हैं। क्या लिखे इसको जरा बताओ तो। 1/RC ले आए, इज इक्वल टू डी क्यू बाई सी बी माइनस क्यू। यही तो काम करते हैं, एक टाइप के टर्म को एक साइड में ले आते हैं। तुम लोग अब 12th में चले गए हो, ये सब बात बोलने का कोई है नहीं मतलब। ठीक, इंटीग्रेशन t इक्वल टू 0 पे इस पे चार्ज कितना था 0। ध्यान देना कई बार ऐसा भी होता है कि t इक्वल टू 0 पे ही कुछ चार्ज दे देता है, तो फिर यहाँ 0 नहीं रहेगा, वो Q नॉट तुमको मानना पड़ेगा। और किसी टाइम t पे चार्ज कितना मान लिए Q, LHS का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t/RC। ठीक, लिमिट भी पुट ही कर दिए नहीं, t-0। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln CB माइनस Q डिवाइडेड बाय -1। नहीं, इतना ही पे छोड़ दें, लिमिट भी पुट करें। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पूरा समझ में आ रहा है? बोलो भाई, जरूरत होगा इस सब में भी, नॉर्मल एग्जाम जो बोर्ड वगैरह सब होता है उसमें भी आपको ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, -t/RC, माइनस साइन को इधर लिया है और अपर लिमिट यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा ln CB माइनस Q, अब माइनस लोअर लिमिट तो ln, तो -t/RC इज इक्वल टू ln CB माइनस Q बाई CB। ओके, बोलो ठीक, क्या माइनस तो इधर लिया है ना, ठीक करते हैं, हर साल होता है, गलती कहाँ से हो जाएगा। CB माइनस बाई CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर -t/RC। ठीक है, अब क्या, अब तो खाली एक्सप्रेशन है। CB माइनस Q क्या हो जाएगा, CB e टू द पावर -t/RC। Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, CB माइनस CB e टू द पावर -t/RC। तो Q का वैल्यू कितना हो गया, CB 1 माइनस e टू द पावर -t/RC। कहीं ऐसा एक्सप्रेशन तुम लोग देखो जीवन में? कहाँ? एक्सप्रेशन, हाँ ऐसा। ये केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया हो रहा है क्या? थोड़ा बहुत केमिस्ट्री हम लोग को भी आता है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन का नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ होता है A0 e टू द पावर -t इंटू जो भी वो जो फर्स्ट ऑर्डर का जो कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, के ही बोलते हैं। नहीं, कितना कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गया उसका एक्सप्रेशन शायद ऐसा ही होता है, A0 माइनस A0 e टू द पावर -kt। अरे बोलो कुछ याद ही नहीं है, क्या क्या बोल रहा है ये मास्टर। हाँ, तो एनीवे इसमें हम लोग को 2-3 बात पढ़ना होगा। पहला, अगर शुरुआत में कुछ चार्ज इस पर दे देता तो इस पर इक्वेशन में क्या परिवर्तन होता। दूसरा, इस RC के जगह पे एक नाम लिया जाता है। सारे टीचर बुक सब जो है RC को एक अलग से सिंबल से रिप्रेजेंट करता है जिसको हम टाउ बोलते हैं। टाउ सिंबल है लेकिन इसका नाम क्या है, टाइम कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, टाइम। तो Q का एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट। Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, V0 था क्या, या V रहने दो, सब जगह V ही बोल रहे हैं। तो CB 1 माइनस e टू द पावर -t/टाउ, e टू द पावर -t/टाउ। ओके, तो ये हो गया आपका किसका वैल्यू, Q का वैल्यू। और T इज टाइम, टाउ इज टाइम कांस्टेंट। क्यों बोले, देखो तुम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़े हुए हो,
टी की पावर में जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। तो जो टी का डायमेंशन होगा वही आरसी का डायमेंशन होगा। इस सारा एक्सप्रेशन का यूनिट डायमेंशन वाले सवालों में जरूरत पड़ता है, ठीक है क्या। तो अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस का डायमेंशन मालूम है तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन खट से बता दोगे। कैसे? आर इंटू सी का डायमेंशन कैसा होगा? टी के डायमेंशन की जैसा, है ना। तो ई के पावर में डायमेंशनलेस होता है, तो जो टी का डायमेंशन वही आरसी का, टी तो टाइम है तो आरसी क्या होगा? टाइम का डायमेंशन होगा, इसीलिए आरसी को हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है क्या। अब इस टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है वो भी करेंगे, ये लिख लो और फिर हमको बताओ कि अगर इस सर्किट पे शुरुआत में ही कुछ चार्ज, इस कैपेसिटर पे शुरुआत में ही कुछ चार्ज होता तो इस इक्वेशन में क्या परिवर्तन होता। और फिर हमको क्या एक और चीज पता करना है कि इस सर्किट में करंट किसी टाइम टी पे कितना है। और फिर एक चीज और ड्रॉ करना है कि Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी का ग्राफ ड्रॉ करना है, I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या क्या काम करना है? पहले तो इसमें पहले अगर शुरुआत में कुछ चार्ज होता तो एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ता, खाली यहाँ पे लिमिट में फर्क पड़ जाएगा, वो भी लिखेंगे। दूसरा कि शुरुआत में चार्ज नहीं है, यही चार्ज है, ठीक है, तो किसी टाइम टी पे करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। और यहाँ पे Q वर्सेस टी का ग्राफ और करंट वर्सेस टी का ग्राफ। जल्दी लिखिए, बताते हैं इसको, जस्ट खत्म ही होने वाला। Q का बच्चों स्विच है ओपन, ये है V, ये है C, और रेजिस्टेंस बनाना है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अरे प्यारे बच्चों सुन तो लो, अरे बच्चों सुनो तो, ये I और ये Q नहीं, और ये टाइम T, और ये T इक्वल टू 0 जब स्विच अब जस्ट क्लोज करने वाले। इनिशियल नहीं, अभी रुको ना, पहले रुको ना 2 मिनट। इसमें Q का वैल्यू क्या आया? CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इज RC, इट इज कॉल्ड 1 टाइम कांस्टेंट, ठीक है। और करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? dq बाई, देखो बच्चों तुम सबको डिफरेंशिएशन आता होगा, CV को बाहर कर लेते हैं, पहला वाला टर्म का डिफरेंशिएशन, इस वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस टी बाई टाउ, नीचे में -1 बाई आओ, बोलो समझ में आइला ना आइला? कितना हो गया? CV बाई टाउ e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ का वैल्यू कितना हो गया? R इंटू सी, R इंटू सी से C, तो वैल्यू V बाई R e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। नहीं बोलो, ये किसी टाइम t पे चार्ज ऑन कैपेसिटर और ये किसी टाइम t पे करंट इन कैपेसिटर। V बाई R को हम लोग I नॉट बोल देंगे, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? बच्चे मन के सच्चे। देखो बच्चों, एक्सप्रेशन लिखेंगे Q बराबर CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और I बराबर I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर I नॉट इज V बाई R। I नॉट का वैल्यू कितना था? V बाई एंड टाउ बराबर R इंटू, टाउ बराबर कितना? R इंटू C। तो ये Q का वैल्यू हो गया और I का वैल्यू हो गया। नहीं, अब जरा बताओ Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t क्या होगा? ग्राफ कैसा होगा? t इक्वल टू 0 रखो तो इसमें बउआ t इक्वल टू 0 रखेंगे, e की पावर 0 1, 1 माइनस 0 CV हो जाएगा। ये तो CV हो जाएगा 0। अच्छा, t टेंड्स टू इंफिनिटी रख दो इसमें, e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी, दैट इज ये वाला टर्म 0, तो बच क्या गया? मतलब बहुत देर बाद इस पे चार्ज कितना हो जाएगा?
सी भी। शुरुआत में कितना रहेगा चार्ज? 0। शुरुआत में कितना चार्ज रहेगा? तो ये ऐसे बोलो, अरे है ना। अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण समय है जिसको हम लोग बोलते हैं एट टी इक्वल टू टाउ। एट टी इक्वल टू टाउ, टी की जगह पे टाउ रख देंगे तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी भी 1 - 1/1/E कितना होता है? 1 से कम ही होगा। वेरी स्मार्ट। 1/E परे हो गए, 0.37 होता है। चलो हम बता देते हैं। तो ये माइनस ये करोगे तो आएगा 0.63। कितना आएगा? तो अगर t के जगह पे टाउ पुट कर देंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.63 CV। 0.63। एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर पे कितना चार्ज इकट्ठा हो गया? फाइनल चार्ज का 63%। 0.63 हुआ ना, तो फाइनल चार्ज का कितना परसेंट आ चुका है एक टाइम कांस्टेंट में? अच्छा, ये टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, तुमको मालूम होगा। कैपेसिटर जनरली जो होता है वो माइक्रोफैराड में होता है, रेसिस्टेंस बहुत होगा तो किलो ओम में होगा। अब रेसिस्टेंस किलो ओम में, कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर कितना का ऑर्डर रहेगा? 10 टू द पावर -3 का। किलो ओम माने 10 टू द पावर 3 का ऑर्डर, और कैपेसिटर माइक्रो में 10 टू द पावर -6 का, तो ये आएगा 10 टू द पावर -3 का ऑर्डर। तो जो जनरल केसेज होता है उसमें R इंटू सी जो होता है वो 10 टू द पावर -3 के रेंज में होता है, मतलब मिली सेकेंड में आएगा टाइम कांस्टेंट, है ना। तो विद इन मिली सेकेंड 63% चार्जिंग कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है क्या? वैसे तो हम बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट टाइम लगता है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि मिली सेकेंड में ही 63% चार्जिंग हो गया। 99% चार्जिंग जो होगा वो बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो ऐसे तो मैं लिख रहा हूं कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा, लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम जो होगा वो बहुत ज्यादा होता नहीं है। इज दैट ओके? क्लैरिटी है? बोलो प्यारे बच्चों। अच्छा, बोलो अच्छा। ओके, अब अगला काम हम लोग क्या करेंगे? आई वर्सेस टी का ना। शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम दिगंबरा। बोलो बच्चों, ये आया है ना, I बराबर I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज RC, I नॉट इज V बाई। तो T इक्वल टू 0 पे कितना करंट? T इक्वल टू 0 पे कितना करंट? I नॉट, विच इज हाउ मच? I नॉट, जिसका वैल्यू कितना? V बाई R। ठीक है। और समय बीतेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे करंट घटेगा। E की पावर निगेटिव है ना, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, और अनंत टाइम के बाद T टेंड्स टू इंफिनिटी, E की पावर -infinity, दैट इज 0, दैट इज 0। तो I नॉट से घट के 0 हो जाएगा, I नॉट से घट के 0 हो जाएगा। इज दैट ओके? बोलो। और फिर से इसमें एक महत्वपूर्ण समय आएगा, T इक्वल टू टाउ। T इक्वल टू, तो T इक्वल टू टाउ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा I नॉट E की पावर -1। तो I नॉट इंटू 1/E, 1/E कितना होता है? 0.37। यहाँ 1 में से घटा था तब वो 63 हुआ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 0.37 I नॉट। मतलब करंट I नॉट से घट के 0 होने वाला है नहीं, 100% वो खत्म होने वाला है। लेकिन कितना परसेंट खत्म हो गया? 37% है। खत्म कितना हो गया? यहां चार्ज बढ़ रहा था, जितना पहुंचना है उसका कितना परसेंट पहुंच चुका है एक टाइम कांस्टेंट में? 63%। यहां करंट घट रहा है, कितना घटना है टोटल? I नॉट से 0 होना, I नॉट घट जाना है, तो एक टाइम कांस्टेंट में कितना घट चुका है? 37% बचा है, 63% डीके कर चुका है। इज दैट ओके? बोलो प्यारे बच्चों, है ना। वो पहला वाला टर्म का तो मतलब पहला वाला का तो कोई जरूरत भी नहीं है, वो वाला
जो फोटो बनाए थे t इक्वल टू 0 का। तो हम ग्राफ भी बना लिए, ये भी बना लिए। अब एक चीज खाली बनाना बच गया है, दैट इज 0.63 CV है ना ये। हाँ ठीक है, रुक जाओ उसको थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं। ये कितना है 0.63 CV, बोलो। तो अगर अब एक चीज बच गया क्या, अगर शुरुआत में कोई चार्ज हो तो एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा हम लोग देख लेंगे, पहले इसको लिख लीजिए जल्दी गोली की गति से। सुनो ना, एक चीज रह गया है कि शुरुआत में जो चार्ज हो वो कितना होगा, तो खाली लिमिट ही ना परिवर्तन होगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर जो अपर लिमिट में यहाँ पे CV ही रहा है, यहाँ पे अपर लिमिट CV माइनस Q और लोअर लिमिट CV, तो वहां CV माइनस क्या आ जाएगा, Q0 आ जाएगा। नहीं, अगर t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे मान लीजिए कुछ चार्ज था यहाँ पे Q0 और ये माइनस Q0, पोलैरिटी ऐसा है, ठीक। तो यहाँ पे लिमिट में 0 की जगह पे क्या चला जाएगा, Q0, और यहाँ पर भी लिमिट में 0 की जगह पे क्या चला जाएगा, इज दैट ओके। और यहाँ पर भी लिमिट होगा, यहाँ पे CV माइनस Q0 हो जाएगा, इज दैट ओके, बोलो। और बेटा अगर यहीं पे पोलैरिटी उल्टा होता तो Q0 की जगह पे माइनस Q0 जाता। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो आता है वो ये आता है, Q का वैल्यू जो आता है वो आता है CV माइनस Q0 e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ये आता है, ठीक है। इस CV को हम लोग कल पढ़ेंगे, तो इस CV को हम लोग Q इन्फिनिटी भी बोलेंगे, बहुत देर बाद का चार्ज, बहुत देर बाद का चार्ज यही था ना CV ना, देखे थे ना। इसको हम लोग कई बार Q इन्फिनिटी बोल देते हैं, तो एक्सप्रेशन आता है Q इन्फिनिटी माइनस Q0 e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, अगर शुरुआत में कोई चार्ज रहे तब, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, कल हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि t इक्वल टू 0 पे सर्किट का बिहेवियर कैसा है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सर्किट का बिहेवियर कैसा है, क्या क्या बात करेंगे कि इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि t इक्वल टू 0 पे कैसा बिहेवियर है सर्किट का, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कैसा बिहेवियर है सर्किट का, और एक से ज्यादा मान लीजिए कि रेसिस्टर वगैरह रहे तो करंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग ब्रांच में क्या होगा, चार्ज पे कैपेसिटर अलग अलग टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, ये सब चीज का चर्चा करेंगे। बेसिकली RC सर्किट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ के खत्म करेंगे। हाँ, और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ना है, भूल जाते हैं हम कई बार, याद दिला देना, ठीक। चलिए, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये सब एक्सप्रेशन याद हो। आज जाइए तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा इस पे दीजिए, ठीक। चलिए, बाय बाय।